सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी NCERT थ्रू 60 सरंग है, जो कि आपके सभी वन लाइनर क्वेश्चनों की सीरीज है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आपने ये पढ़ा भी होगा, जिसके अंतर्गत आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल और राज्य व्यवस्था में जितने भी हैं आपके पूरा नागरिकता, मूल अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आयोग, नीति आयोग, ये सभी होंगे। और भूगोल और विश्व का भूगोल, साथ ही आपकी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण, ये सभी आपके इसमें इंक्लूड है। साथ ही इतिहास भी इसमें आपका है, आधुनिक इतिहास नॉर्मली पूरा है इसमें आपका। तो आज जो हम आपको कराने वाले हैं वो आपकी वीडियो रहेगी भारतीय राज्य व्यवस्था की, जो कि हम डेली आपको सीरीज लेकर आएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था से। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था आपका 1773, उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। और कब? तो 1774 में। कब की गई थी? कलकत्ता में 1774 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी में कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो जो आपका चार्टर एक्ट 1833 था, उसके तहत भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार हो गया था भारतीयों का। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इसी में कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिवेशन के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो जो भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की जो शक्ति थी, वो भारतीय परिषद अधिनियम 1992 से प्राप्त हुई थी। कब से? भारत परिषद अधिनियम 1992। ठीक है, आगे है आपका कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनी बनाया गया था। तो जो केंद्रीय विधानमंडल था, वो सबसे पहले द्वि अधिनियम आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बनाया गया था। किस कब? 1919 की भारत सरकार जो शासन अधिनियम था, द्विसदनी बनाया गया था। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की मूल जो शक्ति है, वो किस अधिनियम से प्राप्त हुई है। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब उनके पास भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उन्हें वो जो शक्ति है, वो शक्ति निर्गत की गई है, जिससे वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा अधिनियम था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। ये आपका संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ है, वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप अभी देखेंगे, पूरा चार्ट के जरिए है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? पहले आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ है और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ है। यानी कि जो भारत का संवैधानिक विकास है, वो दो के तहत हुआ है। किन किन के? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कैसे कैसे, तो वो भी हम आपको बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 में। क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछता है, वो इतना थ्योरी में नहीं पूछता है। वो आपसे पूछेगा कि भारत में जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वो कब पारित हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1773। फिर से इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 में। ठीक, चार्टर एक्ट कब आया? तो 1793 में। ठीक, चार्टर एक्ट द्वितीय जो था वो कब आया? तो वो आया था आपका 1813 में। चार्टर एक्ट एक आया था आपका 1833 में। फिर आया था चार्टर एक्ट 1853 में। ठीक है, तो ये तो आपके हो जाते हैं इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत से। फिर जो आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आता है, वो आ जाता है आपका भारत शासन अधिनियम। सबसे पहली बार कब हुआ था? तो 1858 में, यानी कि 58। फिर आपका आया था भारत परिषद अधिनियम 1961 में। फिर आया था आपका भारत परिषद अधिनियम तीसरा 1992 में। फिर आया है आपका 1909 में। उसके बाद आपका आया 1919 में। कब आया है? 1919 में। 1919 के बाद आया 1935 में। और उस सबसे एंड में आया आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आपका 1947 में। तो इस तरीके से नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो भारत का संवैधानिक विकास है, वो कितने आधारों पर हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 2 आधारों पर हुआ है। 2 आधारों पर कैसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ है और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ है। जो भारत शासन अधिनियम अगर आ जाता है, तो आपका हो जाएगा ये जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ है। और जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है और फिर इंडिया
इंडिया एक्ट है, चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि केंद्र में द्विशासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू हुई है। तो केंद्र में जो द्विशासन की जो व्यवस्था थी वो आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्टार्ट हुई थी। कैसे हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत स्टार्ट हुई थी। ठीक है, आगे आपका रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो जो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान तो जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें आपका संघीय शासन का प्रावधान था। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में आपका संघीय शासन का प्रावधान था। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन रहेगा हाँ ये इसी में ही है आपका कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आपसे पूछ सकता है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। तो 1927 में, और किसके लिए किया गया था। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इस साइड पर आपके आगे है रहेगा आपका कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है। तो वो आपका जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें अखिल भारतीय संघ का प्रावधान जो था वो किया गया था। किसमें? तो अखिल भारतीय संघ का प्रावधान आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। ठीक है, आगे है आपका कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का जो विभाजन है वो किस अधिनियम के द्वारा। तो वो भी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन किया गया था। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों की जो मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो किया गया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया जाता है। तो वो आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया जाता है। किस चीज़ का? तो संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो जो हमारी भारतीय संविधान सभा का जो गठन था वो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। किसके तहत? 1946 के अंतर्गत आपकी संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। तो वो आपका 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का रखा गया था। यानी कि एक सदस्य आपकी 10 लाख जनसंख्या पर रखा गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट रहेगा आपका कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो जब जो हमारा संविधान है उसकी जो संविधान सभा के जो सदस्य उनका चुनाव आपके विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा हमारे संविधान निर्माण वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी अंतरिम सरकार जो कि 1946 से संबंधित, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ये किस विभाग से संबंधित थे? सरदार वल्लभ भाई किट से थे। इसमें से आपके क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जो खाद्य एवं कृषि विभाग से कौन थे। तो उस जो हमारा जब भारत सरकार जब हमारी आज़ाद हुई थी तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो खाद्य एवं कृषि से संबंधित थे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो इधर ही आपके सदस्य हैं, इधर आपके उनके विभाग हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो किससे थे? तो ये आपके राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले का विभाग जो था वो इनके अंतर्गत था। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो गृह सूचना प्रसारण के विभाग के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। जॉन मथाई के पास आपका उद्योग एवं नागरिक पूर्ति का विभाग था। आगे रहेगा आपका कि जगजीवन राम, तो जगजीवन राम के पास श्रम का विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास आपका रक्षा विभाग था। लियाकत अली के पास वित्त विभाग था। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा एवं कला का विभाग था। ठीक है, आगे हम चलेंगे इसी से संबंधित और क्वेश्चन आपके आते हैं
कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जो हमारे संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी ये आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, फिर आता है कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति का जो निर्माण था वो किसने किया था? तो वो आपके VN राव यानी कि भीमराव अंबेडकर ने किया था। VN राव ने किया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो भी आपके भीमराव अंबेडकर हैं। आगे क्वेश्चन रहेगा कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये सभी को भी पता होगा। आगे है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो आपका 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। आगे है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो वो आपका 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के निर्माण काल में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, आगे है आपका कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारी जो संविधान था उसका निर्माण हो गया था। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो संवैधानिक सलाहकार जो है वो आपके सर VN राव हैं और इन्हीं ने आपकी प्रारूप समिति का जो वो मुआयना होता है वो इन्हीं ने VNR राव ने लगाया था। ठीक है, फिर है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे जो अपनाया था तो कब? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, आगे है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता थी वो आपकी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो हमारे भारत का जो संविधान है वो आपका 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान अपना 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। ठीक है, अब इससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी हम वो भी देख लेते हैं। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी जिसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान से निर्माण का जो प्रारंभ हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना से हुआ था। अब क्वेश्चन आ जाता है आपका कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने पारित किया था? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो जैसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय अंगीकृत संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरह लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का संविधान जो है वो मूलतः 2 भाषाओं यानी कि हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया है और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों पर ही उन्होंने अपने अपने साइन किए थे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन चलेंगे अपने पे कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियम में किया गया था? तो वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर है कि जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को हमारे जनगण मन को भारतीय संविधान में अपनाया गया था। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो कब? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट रहेगा आपका कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की सलाहकार समिति के जो आपके अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे रहेगा कि संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये आपकी समितियां हैं और ये उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो पहला है इसमें कि संघ शक्ति के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के तो वो भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये प्रारूप समिति वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे चलेंगे कि प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है कि राज्यों के लिए समिति किसने के उसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
आगे है आपका कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। कार्यों से संबंधित तो वो आपके जी.वी. मावलंकर थे। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। एक आपके एन गोपाला स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेलता। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी भी हो गए थे। ठीक है, आगे है आपका कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1946 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज हम कंप्लीट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल फिर हम आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे, जिसमें हम आपको संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोतों से संबंधित हमारा टॉपिक रहेगा। क्या टॉपिक रहेगा? नेक्स्ट वीडियो में हमारा संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था संविधान सभा का, ये भी हम आपको बता देते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, क्या था आज का टॉपिक? भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।